जय हिंद साथियों। आज की इस अपनी क्लास में मैं आप सभी लोगों को एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th और बाकी अन्य सारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो देख लेंगे मित्रों। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन आना तय होता है। तो देखेंगे साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार क्या होता है, अलंकारों के भेद क्या होते हैं, अलंकार क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार का उत्थान क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, तो बताना चाहूँगा। पहले इसको समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों के भेद। मीनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों का अर्थ, अर्थात अलंकार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन, अलंकार वह गुण होता है, यूज टू मेक ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ए रीडर आर लिसनर, जो किसी पाठक अथवा श्रोता के ऊपर अत्यधिक बड़ी मात्रा में प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अलंकार वो चीज़ होता है जो किसी पाठक अथवा श्रोता, जब वो कोई चीज़ पढ़ता है तो उस पर कोई प्रभाव पड़े, कुछ उसे समझ में आए, इसी प्रभाव को डालने के लिए अलंकार का यूज करते हैं। तो देखेंगे मित्रों, जिस प्रकार नारी की शोभा, जो नारी होती है, नारी की शोभा उसके सुंदर आभूषणों से, उसकी सुंदर आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से इस अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी होती है, तो इंग्लिश का अच्छे अच्छे अलंकारों को बीच में प्रयोग करने से इसका भाव बढ़ जाता है। तो इसीलिए अलंकार को उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी होता है। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर क्लास 12, क्लास 12 के लिए महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच हैं। कितने अलंकार हैं कक्षा 12 के लिए, तो ये 7 हैं। 7 फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे मित्रों, सिमिली, सिमिली मीन्स होता है उपमा। मेटाफर, मेटाफर मीन्स रूपक, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। हाइपरबोल, अतिशयोक्त। यदि इसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध भाषा में करें तो हाइपरबली भी कहते हैं, हाइपरबली। और ये लिखा है ओनोमेटोपोइया, लेकिन ध्वनि सूचक अलंकार। लेकिन यदि इसका भी शुद्ध भाषा में उच्चारण करें तो ऑनमोटफाइया ऐसे बोलेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से मित्रों याद करेंगे। देखेंगे ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त लाया हूँ। तो ट्रिक अगर याद करना चाहो तो शैम्पू, शैम्पू से आप याद कर सकते हैं। जैसे एस फॉर सिमिली, एच फॉर हाइपरबली, ए फॉर एपोस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, ओ फॉर ऑनमेटफाइया। इन शब्दों के माध्यम से, अर्थात एक एक अक्षर के माध्यम से आप इन संपूर्ण 7 फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बल्कि इसका सीक्वेंस क्रम सही नहीं बन रहा है, लेकिन याद करने का ये ढंग है कि आप शैम्पू से इसे याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, अभी डिफिनेशन में देखेंगे डिफिनेशन क्या क्या होता है इसका। तो सिमिली, सिमिली मीन्स होता है उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वैसे इंग्लिश में आज पढ़ते हैं। तो सिमिली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which two things of different kinds are compared, the words of comparison as like so are used. उपमा वह अलंकार होता है in which, जिसमें टू, दो, थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, आर कंपेयर्ड, तुलना किया जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का तुलना किया जाता है। द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड, और इसमें जो तुलनात्मक शब्द होते हैं वो एज लाइक सो ये प्रयोग होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, यदि कोई भी शब्द हो, अर्थात सेंटेंस हो, और उसमें 2 विभिन्न प्रकार की चीज़ों की तुलना की गई हो, और वहाँ पर तुलनात्मक शब्द आपको कोई एज, लाइक, सो, इन तीनों में से कोई भी देखने को मिल जाए, तो आप डिफिनेट ही कह सकते हैं कि उसमें सिमिली अलंकार का यूज हुआ है, अर्थात सिमिली उसमें यूज हुआ है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों, कैसे एग्जाम्पल हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल में देखिएगा, लाइफ इज़ ए ड्रीम,
जीवन एक स्वप्न की तरह है। जिंदगी कैसे है? स्वप्न की तरह है। तो आप देखिएगा यहाँ लाइक देखने को मिला, बिल्कुल मिला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सिमिली अलंकार है। लाइक मिला ना, तो सिमिली हो जाएगा। आगे देखेंगे, योर वॉइस इज एज स्वीट एज ए पिहन। आपकी जो आवाज़ है वो इतनी मधुर है जैसे कि मोरनी। तो आपकी आवाज़ की तुलना और मोरनी की आवाज़ की तुलना कर दी गई है। तो इसमें क्या है? इसमें सिमिली अलंकार यूज हुआ है, क्योंकि आपकी आवाज़ और मोरनी की आवाज़, आप विभिन्न प्राणी हैं ना, तो इसके साथ सिमिली यूज हुआ है। तो यहाँ पे एज यूज हुआ है, तो समझ जाएंगे मित्रों ये सिमिली है। आगे देखेंगे, हर फेस इज एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून। मैंने वही क्वेश्चन उठा के रख दिया आपकी बुक का, देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पोयम जो है आपका माय मदर 66, उसी में से क्वेश्चन लिया है। हर फेस इज एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून। उनका अर्थात पोएटेस की मम्मी कमला दास की माता जी का चेहरा इज एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून, देर रात की सर्दियों की चंद्रमा के जैसा पीला पड़ गया है। तो यहाँ तुलना क्या किया गया कि उनकी मम्मी का चेहरा और चंद्रमा देर रात की, सर्दियों की देर रात का चंद्रमा, उसके समान तुलना कर दी गई है। अर्थात उनका चेहरा और सर्दियों की देर रात का चंद्रमा, दोनों की तुलना पीले होने का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एज यूज हुआ, या सिमिली अलंकार है। आगे देखेंगे मित्रों, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उनका चेहरा एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की भांति पीला पड़ गया। तो अर्थात मम्मी जी का चेहरा और लाश से तुलना किया जा रहा है कि उनका चेहरा और लाश का चेहरा पीला पड़, ऐसा उनका चेहरा हो गया, मान लीजिए लाश के समान हो। तो अर्थात लाश से तुलना कर दी गई है, और लाइक शब्द यूज हुआ है, तो ये आपका सिमिली है। देखेंगे मित्रों आगे, ये आप डिफिनेशन लर्न कर लीजिएगा और इसमें से एक दो एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो स्टेंजा दिया रहेगा पेपर में उसमें समझने में। आगे देखेंगे मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक, रूपक अलंकार। मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर डिफरेंट, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें डिफरेंट वर्ड नहीं होता है। तो रूपक वह अलंकार होता है जिसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है, अर्थात दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। बट द वर्ड्स आर ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड, लेकिन तुलनात्मक शब्द कोई होते नहीं हैं। बस सिमिली और मेटाफर में यही एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसमें तुलनात्मक शब्द होते हैं, इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं, और अर्थ इसका वैसा ही निकला करता है जैसे सिमिली का अर्थ निकलता है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। ये डायरेक्टली कह रहा है जीवन एक स्वप्न है, जीवन स्वप्न की तरह नहीं बता रहा है, कह रहा है जीवन एक स्वप्न है। अर्थात यहाँ एज लाइक सो वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये आपका मेटाफर है। यू आर पिहन, तुम मोरनी हो। ये डायरेक्टली कह रहा है तुम मोरनी हो, ये नहीं कह रहा तुम मोरनी की तरह हो, लेकिन सेंस जब निकालोगे तो तुम मोरनी की तरह हो ये लग रहा है ना। तो इसमें की तरह वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसमें मेटाफर यूज हुआ, अर्थात तो रूपक अलंकार यूज हुआ है। तीसरे में देखेंगे, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, अर्थात ऊंट रेगिस्तान की जहाज की तरह है। ऊंट रेगिस्तान की जहाज की तरह होता है, लेकिन इसमें की तरह वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं ये इसमें मेटाफर यूज हुआ है। फोर्थ एग्जाम्पल, सबसे लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी एक फूलों की सेज नहीं है, अर्थात फूलों की सेज की तरह नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं निश्चित रूप से मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि इसमें एज लाइक और शो वर्ड यूज नहीं हुए हैं। आपका तीसरा इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं आप, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इसको कहते हैं मानवीकरण,
आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा मानवीकरण, किसी भी चीज़ को, किसी प्राणी को कुछ मान लिया जाता है, ये इसे बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। तो personification is that figure of speech in which lifeless object and abstract ideas are thought of as living beings। तो देखेंगे दोस्तों, personification is that figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। तो मानवीकरण वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों अथवा सोच को एक सजीव प्राणी के रूप में मान लिया जाता है। अर्थात जो मनुष्य होता है, मनुष्य एक सजीव प्राणी है, ये सारी क्रियाएं कर सकता है। तो उसी प्रकार निर्जीव विचार को अर्थात, और जैसे निर्जीव कोई भी वस्तु हो तो उसको सजीव मान लेते हैं, गुण हो उस गुण को भी सजीव मान लेते हैं इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे, तो एग्जाम्पल देखिएगा मित्रों। एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो क्या प्यार का भी अंधा होता है? अब इसमें लव को सजीव मान लिया गया है, प्रेम को सजीव माना गया है, कहा जा रहा है कि प्रेम अंधा होता है। देखेंगे अगला दूसरा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, अवसर दरवाजे को एक बार खटखटाता है। यहाँ वंस लिखने को छूट गया मित्रों, तो वंस लिखेंगे, वंस, वंस लिख लीजिएगा यहाँ वंस। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे को एक बार खटखटाता है। अर्थात अवसर को यहाँ बताया गया कि वो दरवाज़ा खटखटाता है। तो अवसर कभी दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उसको सजीव माना गया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, अर्थात सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव, क्या अनुभव कोई चीज़ है? लेकिन अनुभव तो ये गुण होता है, लेकिन गुण को सजीव मान लिया गया है। कहा जा रहा है अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, अर्थात सबसे अच्छा अध्यापक होता है। एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, एंग्जाइटी चिंता, इस सिटिंग बैठी हुई है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है। तो क्या चिंता चेहरे पर बैठ सकती है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये तो गुण है, भाव है, लेकिन चिंता को वास्तविक सजीव माना गया है। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एग्जाम्पल आपका है हाइपरबली, अतिशयोक्ति। इसको शुद्ध भाषा में हाइपरबली इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो ए हाइपरबली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अतिशयोक्ति वह अलंकार होता है। तो यहाँ तक सभी फिगर ऑफ स्पीच में आपको कॉमन मिलेगा। हाइपरबली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यहाँ तक सभी फिगर ऑफ स्पीच जितने मैंने लिखवाए हैं, शायद एक दो छोड़ करके सभी में इतना लिखा रहेगा। और यहाँ पे हाइपरबोल की जगह जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा उसका नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ सिमिली है तो यहाँ सिमिली लिखा रहेगा, ए सिमिली उसमें लिख देगा। ठीक, तो ये आज हाइपरबली तो बता रहे हैं। ए हाइपरबली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अतिशयोक्ति वो अलंकार होता है जिसमें चीज़ें आर रिप्रेजेंटेड व्यक्त की जाती हैं या फिर प्रस्तुत की जाती हैं एज, जैसे कि ग्रेटर बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, और लेस अथवा घटा के बताई जाती हैं, बेटर अच्छी बताई जाती हैं, और वर्स अथवा बुरी बताई जाती हैं, देन दे एक्चुअली आर, जितना कि वास्तविक रूप से वे होती हैं। अर्थात वस्तुएं इतना वास्तविक रूप से जिस रूप में होंगी उनसे या तो उनको बहुत घटा के बता देगा या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देगा कि आपको विश्वास ही ना हो, इतना बढ़ा देगा। तो उसे आप कहेंगे ये अतिशयोक्ति है, अर्थात हाइपरबली है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल में देखेंगे, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह चली। रिवर्स माने नदियां, ऑफ ब्लड खून की, फ्लोड बह चली, इन द बैटल युद्ध में। तो युद्ध में खून की नदियां बह चली। तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि चाहे जितना युद्ध हो जाए युद्ध में खून की नदियां कहीं बहेंगी। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। युद्ध में खून की नदियां नहीं बह चलेंगी वैसे। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वह वेप्ट रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन महासागर, ऑफ के टीयर्स माने आंसू। तो वो महासागर के आंसू रोई, अर्थात इतना रोई कि महासागर भर गया। क्या ये पॉसिबल है? बहुत बढ़ा दिया इसने, विश्वास नहीं हो रहा है। वो महासागर के आंसू रोई, इतना तो हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कितना रो ले, लेकिन महासागर तो बिल्कुल नहीं भरेगा।
तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे मित्रों, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार झूम उठा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेलिंडा मुस्कुराए और सारा संसार झूम उठे, खिलखिला उठे। ये बेलिंडा एक नवयुवती थी जो बहुत सुंदरी थी, तो उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो वो मुस्कुराएगी, सारा संसार झूम उठेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मित्रों। देखेंगे आगे 4 नंबर पे, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट, भारी भरकम वजन, ऑफ मीन्स का, अंकल्स माने चाचा जी का, वेडिंग माने शादी का, बैंड माने बंधन, सिट्स माने बैठता है, हेवली माने भारी भरकम तरीके से, अपान माने के ऊपर, आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पर। तो इसमें एक आपकी पोएम है क्लास 12th में, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसी में से मैंने ये लाइन उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। तो चाचा जी के शादी का जो बंधन है वो चाची जेनिफर के हाथों के ऊपर बहुत भारी भरकम तरीके से बैठता है। अर्थात चाची जी कह रही हैं कि जो अंगूठी चाचा जी के द्वारा उनको दी गई, या फिर जो बंधन उनको बांध दिया गया आंट जेनिफर्स के ऊपर, मतलब जितना कार्य था वो सारा कार्यभार आंट जेनिफर के ऊपर सौंप दिया गया है। तो वही बता रही हैं कि ये सब इनको बहुत भारी भरकम लग रहा है। तो चाचा जी का जितना कार्य है वो इनको बहुत भारी भरकम लग रहा है। तो ये आपका हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। अगला देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच मित्रों, ऑक्सीमोरॉन, जिसको बोलेंगे विरोधाभास। बहुत अच्छा है ये वाला। ऑक्सीमोरॉन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास वो अलंकार होता है जिसमें टू मीन्स दो, अपोजिट विरोधाभास विरोध वाली चीजें, आइडियाज विचार, आर हैं पुट रखे जाते हैं टुगेदर साथ साथ, जिसमें दो विपरीत प्रकार के विचार साथ साथ रख दिए जाते हैं। इसमें दो विभिन्न प्रकार के गुण हों, विचार हों, साथ साथ बिल्कुल रख दिए जाएंगे, उसी को कहेंगे विरोधाभास। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ जिंदगी, इज है बिटर कड़वा, स्वीट मीठा। तो जिंदगी कड़वी और मीठी है। देखो यहाँ बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, तो दोनों को एक साथ रख दिया। जब इस टाइप के आपको दोनों को एक साथ रखेगा विरोधाभास चीजों को, तो समझ जाना वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास है। तो लाइफ इज बिटर स्वीट, ये बिल्कुल विरोधाभास है। आगे देखेंगे, ही इज रेगुलरली इरेगुलरली, वो नियमित भी है अनियमित भी है, अर्थात वो नियमित है अनियमित है। तो देखो मुझे दो चीजें रेगुलरली और इरेगुलरली, ये दोनों विरोधाभास चीजें एक साथ मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। तो ये आपका क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। आगे और देख लेंगे मित्रों, दिस इज एन ओपन सेक्रेट, यह इज है एन एक ओपन खुला, सेक्रेट रहस्य, यह एक खुला रहस्य है। तो ओपन मीन्स खुला और सेक्रेट माने रहस्य, तो रहस्य जो होता है वो छिपा होता है ना, और यहाँ तो ओपन सेक्रेट कह रहा है, तो खुला है और रहस्य, तो जो खुल जाता है वो रहस्य कहाँ होता है। तो इसके लिए यहाँ दो चीजें विरोधाभास चीजें हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। आगे 4 पे देखेंगे, ही शोड ए क्रूअल काइंडनेस, ही मीन्स उसने, शोड माने दिखा दिया, ए माने एक, क्रूअल माने निर्दयी, और काइंडनेस माने दया। तो उसने निर्दयता वाली दया दिखा दी, अर्थात वो निर्दयी और दया, तो दोनों चीज विरोधाभास है ना, तो आप कह सकेंगे ये ऑक्सीमोरॉन है। मित्रों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे देखेंगे ओनोमेटोपोइया, ये ध्वनि सूचक अलंकार है। ओनोमेटोपोइया इज, इसको शुद्ध भाषा में ऑनमोटफाइया कहते हैं। तो ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। ध्वनि सूचक वह अलंकार होता है जिसमें साउंड अर्थात ध्वनि ही, सजेस्ट माने प्रदर्शित कर देती है, इट्स मीनिंग इसके अर्थ को, अर्थात ध्वनि ही इसके मीनिंग को बता देती है। तो ये क्या है, ध्वनि सूचक अलंकार है। मित्रों यदि मैं साधारणतया कहूँ तो इस अलंकार में आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी, किसी भी चीज की ध्वनि हो, आवाज हो यदि, तो वो आपका ओनोमेटोपोइया अलंकार हो जाएगा, ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। देखेंगे पहला एग्जांपल, बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। तो मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज आ रही है ना, तो ये ओनोमेटोपोइया है। स्नैक्स आर हिसिंग, सांप फुफकार रहे हैं, तो बिल्कुल सांपों का फुफकारना बताया जा रहा है, उनकी आवाज है ना, तो ये ओनोमेटोपोइया है। ग्रंट ग्रंट गोज द हाग, हाग सुअर होता है, तो सुअर घुर्र घुर्र करके जाता है। तो बात सही है कि नहीं, देखो सुअर की ये आवाज बता रहा है, तो ये ओनोमेटोपोइया है। 4 पे, द बर्ड्स आर चर्पिंग, चिड़ियां चहचहा रही हैं, तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है, तो ये आपका ओनोमेटोपोइया है। मित्रों आगे देखेंगे, सबसे लास्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच जो बचा हुआ है वो है एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी में देख लेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में संबोधन। क्या बोलेंगे, संबोधन। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। संबोधन वह अलंकार होता है जिसमें, एन एपोस्ट्रॉफी
इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द, इसमें क्या होता है कि संबोधन वह अलंकार है जिसमें ए डायरेक्ट एड्रेस, एक सीधे संबोधन किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, टू द डेड, चाहे वो मृत व्यक्ति हो, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित व्यक्ति हो, आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, अथवा कोई मानवीकृत पदार्थ हो। किसी चीज को कुछ मान लेंगे और उसी को मैं संबोधित करूं, या कोई मर गया है, मृत लोग को प्राप्त हो गया है, उसको संबोधित करूं, अथवा कोई उपस्थित वहां है नहीं और आप उसको संबोधित कर रहे हैं, तो वो क्या है? एपोस्ट्रॉफी है, संबोधन है। एग्जाम्पल के जरिए बहुत बेहतर समझ पाएंगे आप, देखिएगा। लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, आजादी या फिर स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो देखो यहाँ लिबर्टी अर्थात आजादी या फिर स्वतंत्रता, इसको संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे मित्रों, इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका, यह एपोस्ट्रॉफी संबोधन है, बोधन। तो कह रहे हैं स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों हो। आगे देखेंगे 2 नंबर पे, फ्रेलिटी, दाय नेम इज ह्यूमन, फ्रेलिटी मीन्स कमजोरी, फ्रेल मीन्स कमजोर, और टी वाई जोड़ देंगे जो कि सफिक्स है अर्थात प्रत्यय है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमजोरी। कमजोरी तेरा ही नाम है औरत, तो ये कौन कहता है? ये मैकबेथ में कहता है, एक वक्ता है जिसको मैं बताऊंगा बाद में, तो वो वक्ता है, तो वही कहता है फ्रेलिटी दाय नेम इज ह्यूमन, कमजोरी तेरा ही नाम है औरत, इसमें मैकबेथ ही कहता है। ठीक, तो देख लेंगे 3 नंबर पे, इसमें कमजोरी को वुमेन को संबोधित किया जा रहा है, सॉरी कमजोरी को संबोधित किया जा रहा है वुमेन के रूप में। आगे देखिए, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, लाइफ अर्थात जिंदगी, आई नो नॉट वाई दाउ आर्ट, आई माने मैं, नो माने जानता हूँ, नॉट माने नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, वाट माने क्या, दाउ मीन्स होता है यू, दाउ मीन्स, यदि हिंदी में बात करूं तो हिंदी में हो जाएगा तू, हिंदी में तू हो जाएगा, तो तू मतलब यू, और आर्ट का कहें तो आर्ट का हो जाएगा आर, आर का होता है या हैं या फिर हो। तो इसका जब हिंदी निकालेंगे तो लाइफ आई नो नॉट व्हाट द वाट, जिंदगी मैं नहीं जानता हूँ तू क्या है, तो इसमें जिंदगी को संबोधित किया गया है, तो ये कौन सा अलंकार है? एपोस्ट्रॉफी अर्थात संबोधन है। सबसे लास्ट एग्जांपल देखेंगे मित्रों, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ डेथ हे मृत्यु, वेयर इज द स्टिंग, वेयर माने कहाँ, इज माने है, दाई माने तेरा, और दाउ मीन्स तू, तो यहाँ दाई है इसके लिए कहेंगे तेरा, और स्टिंग माने डंक, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, अर्थात मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है कि मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है कि तुम डंक मार देती हो तो व्यक्ति मृत्यु लोक को या स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात तुम्हारा डंक कहाँ है। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, इसके बाद आपको कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए उसी को मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।